हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। जो सॉलिड और गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है इन लिक्विड में, क्या क्या फैक्टर पे वो डिपेंड करती है। और इसमें बहुत अच्छा टॉपिक आज आने वाला है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इससे रिलेटेड हमारे रियल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। तो हम लोग सोल्यूशन लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 10 हमारा आज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है और वो जो सॉल्युबिलिटी होती है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो फर्स्टली आई विल से दैट दिस एग्जांपल, लाइक एक सॉलिड है ये, जिसको मैंने दिया नाम ए बी। क्या है? ए बी। और ये है सलूट। क्या है? सलूट। जिसकी क्वांटिटी लिया एग्जाम्पल एक मान लिया कि दैट इज 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। और यहाँ पे क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके कुछ पार्टिकल्स देखिए, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? सलूट में आते हैं। ये कुछ पार्टिकल्स जो है सलूट में आ रहे हैं डिसोल्यूशन। और क्या होता है कि देखिए कुछ पार्टिकल्स जो है वापस भी जा रहे हैं। मतलब कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं इसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? वापस जा रहे हैं, फिर से वो सॉलिड फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो इट मींस जैसे इस एग्जांपल मैंने लिया जो, तो इसमें क्या हुआ कि ये मैंने माना कि 1 ग्राम डिजॉल्व ओनली। जैसे 10 ग्राम मैंने सरूट लिया, 500 ml वाटर लिया, तो ये मान ला कि क्या है? ओनली 1 ग्राम क्या हो रहा है यहाँ पे? डिजॉल्व हो रहा है, ओनली 1 ग्राम। तो इसको हम इसके थ्रू समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड से जब लिक्विड में बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। और फिर लिक्विड से क्या होता है? सॉलिड में बन रहा है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा सॉलिड में है, ये हमारा लिक्विड में है। तो क्या होता है? एक कंडीशन ऐसी आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे पार्टिकल्स आते तो हैं, बट कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? फिर से वापस चले जाते हैं, वो फिर से सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब जितना पार्टिकल लिया गया वो सारे पार्टिकल सारे पार्टिकल सॉल्युबल नहीं होते, उसमें डिजॉल्व नहीं होते। तो सॉलिड से लिक्विड में जो पार्टिकल डिजॉल्व है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, और लिक्विड से फिर से सॉलिड आ रहा है, क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन एट स्टेबलाइज टू इक्विलिब्रियम। यहां पे आगे व्हेन रेट डिसोल्यूशन इक्वल टू द रेट क्रिस्टलाइजेशन, जब दोनों का रेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे ही क्या होगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे दोनों का रेट इक्वल होगा वैसे ही हमको जो सोल्यूशन मिलेगा उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा, अभी मैं बता भी रहा हूं। अब देखिए ऐसी कंडीशन होती क्यों है, क्यों वापस चले जाते हैं पार्टिकल्स, क्यों कम ही डिजॉल्व होते हैं? इफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान देना, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड, अगर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का ज्यादा है किसके थ्रू? देन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, बट सम पार्टिकल्स बैक टू सॉलिड स्टेट because solid substance, दो बार लिख दिया हमने, because solid substance attract to particles, यहां पे रीजन क्या निकल गया है कि इफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया यहां पे कि इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, इफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड देन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड बट सम पार्टिकल्स बैक टू सॉलिड स्टेट बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस अट्रैक्ट टू पार्टिकल, और सॉलिड क्या करते हैं, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए फिर से क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल जाके क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द स्टेज एट विच नो मोर सॉल्यूट, द स्टेज एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन होगा वहां पे उस पे अगर सॉल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो स्टेज जिसपे सॉल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसे बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नेम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी जो मोलरिटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मोलरिटी का फार्मूला आप लोग को पता है सभी को कि m इक्वल टू n अपान v होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपान क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और n क्या होता है, W अपान m, गिवन द मास अपान द मोलर मास। अब यहाँ पे जैसे हमने ये सॉल्यूट लिया था तो हमने कितने लिया था, 10 ग्राम लिया था। अब हमने इसको माना, क्या माना कि 1 ग्राम क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। इसके बाद क्या है, W अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB अपान कितने ml में लिया, 500 ml में, 500 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब उसको लीटर में चेंज किया, इक्वल टू मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। अब क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और तीसरा हो जाएगा आपका टेम्परेचर। तो अब हम लोग इसके बाद फैक्टर पढ़ते हैं, तो पहले आप इसको नोट करिए फिर हम लोग इसका फैक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन, हमने आपसे बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है क्या है, कुछ फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला हमने बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसे होता है उस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, और नेक्स्ट है प्रेशर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है, पहला लिखा कि पोलर एंड पोलर, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कैसा हो, पोलर हो, तो वहां पे क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। नेचर कैसा हो, सॉल्यूट का भी पोलर हो और सॉल्वेंट का भी। दूसरा क्या है, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसा, नॉन पोलर, तो ये भी कैसा होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पोलर प्लस नॉन पोलर, अगर पोलर सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई हो और नॉन पोलर हो तो ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब यहां पे देखेंगे हम क्या करेंगे आगे, एग्जाम्पल लिया जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, ये तीनों है, तो ये सभी कैसे नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, और ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये कैसे हैं, सॉल्युबल होते हैं, कैसे होते हैं, सॉल्युबल। दूसरा जैसे मैंने बेंजीन लिया और यहां पे टॉलुइन, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, और ये क्या है, टॉलुइन, टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन दोनों कैसे हैं, सॉल्युबल है, क्योंकि दोनों कैसे हैं नेचर के, नॉन पोलर नेचर के हैं। थर्ड देखिए यहां पे बेंजीन और NaCl है, तो जो सोडियम क्लोराइड है किस नेचर का है, पोलर नेचर का है, और यहां पे
बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर नेचर का, तो कैसा हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल होगा। आगे जैसे आयोडीन लिया हमने और वाटर, तो वाटर कैसा है, पोलर नेचर का, ये कैसा है, वाटर जो है पोलर का है। और आयोडीन कैसा है, नॉन पोलर है, कैसा है, नॉन पोलर। तो इससे क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। तो लास्ट में देखिए क्या है कि पोलर सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी डिजॉल्व होगा, तभी सॉल्बिलिटी पॉसिबल होगी। नहीं तो क्या लिखा है आपको कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसा सॉल्वेंट का नेचर वैसे ही किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का भी नेचर होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी होगी। तो ये सॉल्बिलिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है, डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक तो रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे पहला रिएक्शन हमने यहां पे दिया एग्जांपल, जैसे शुगर है वाटर, तो शुगर सोल्यूशन बन रहा है। शुगर सोल्यूशन, चीनी, पानी का घोल, सभी ने घर पे शरबत बनाया होगा, सबके यहाँ शरबत बना होगा, सबने पिया होगा। जैसे अगर चीनी को हम वाटर में डाल देते हैं, शुगर को, तो अगर वैसे रख दें तो क्या वो सॉल्युबल होगा, नॉट पॉसिबल। उसको क्या होता है, कोई ना कोई हम लोग उस पर कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं। जैसे कोई रॉड लिया, स्टील रॉड, जैसे उसको घुमाते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, हिलाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो सॉल्युबल होती है। इट मीन्स क्या है, उसको एक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, क्या देती है, एनर्जी दी जाती है, तभी वो सॉल्बिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो शुगर सोल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर, ये क्या हुआ, एक्वस सोल्यूशन बनाया। तो जो उसको क्या है, मैकेनिकल हीट देते हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वहां पे, तो उसको एक हीट प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज हीट दी जा रही है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए अगर हमें उसे हीट देनी हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। फिर क्या है, मतलब जैसे अगर हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो सॉल्युबल फॉर विच डेल्टा एच पॉजिटिव दिस सोल्यूशन, यहां पे डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक। और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये किससे फॉलो करता है, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन कैसा हो, ओनली फॉरवर्ड हो। सेकंड केस में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो वाटर में जब इसको डालते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। और जब ये हीट प्रोड्यूस करेगी तो यहां पे क्या होगी, हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। और हीट यहां पे रिलीज होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोथर्मिक हीट, या कहते थे एनर्जी रिलीज, क्या हो रही है, एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज हुई तो कैसा हुआ, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ये कूल होगा, क्या होगा, कूल होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन हम देख सकते हैं इसको बैकवर्ड रिएक्शन में, यहां पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और यहां पे ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। किताबों में मिलेगा नहीं है आपको, बुक में इस तरह से लिखा नहीं होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया या फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही, क्योंकि टेम्परेचर, यहां पे दो कंडीशन है, टेम्परेचर डाउन में, जब ये कूल कंडीशन में है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत तेज हो रही है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इसका तो इसे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किस पे फॉलो करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों टाइप के रिएक्शन जो होते हैं
उससे फॉलो करता है। किस पे करता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है सॉल्युबल फॉर विच डेल्टा एच निगेटिव। यहां पे जो है इसकी डेल्टा एच कैसी होती है? निगेटिव होती है। और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एनर्जी रिलीज होती है। कैसा रिएक्शन होगा ये? एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का। पहला क्या हुआ? एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक, यहाँ टेंपरेचर का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे? कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा? टेंपरेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखिए सॉल्युबल फॉर विच डेल्टा एच जीरो। अगर यहां पे क्या है? डेल्टा एच जीरो है, ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा वहां पे? नो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल इसका जैसे हो जाएगा, क्या हो सकता है? आइडियल सोल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा? आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, ठीक। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेंपरेचर। तो आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जहां पे क्या होता है? डिस सोल्यूशन डेल्टा एच क्या होता है? जीरो होता है। और आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमने आपको पढ़ाया भी है कि जहां पे डेल्टा एच क्या होता है? जीरो होता है। वॉल्यूम डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, बिकॉज इट्स फॉलो राउल्स लॉ। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हमारा है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड इन लिक्विड पे एंड लिक्विड पे, सॉलिड एंड लिक्विड पे। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। रीजन क्या है? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैस की होती है। तो सॉलिड एंड लिक्विड कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। इसीलिए इस पे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे 3 फैक्टर थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेंपरेचर और तीसरा है प्रेशर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया पहला पार्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर? अब दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें आपका हेनरी लॉ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज इसे नोट करिए पहले, फिर हम उसको करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है ये भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। पहला है नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड, दूसरा है टेंपरेचर और थर्ड क्या है? प्रेशर। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड। जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफए। एफए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस का होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहां पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे लिखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? मोर सॉल्युबल है और हीलियम क्या है? लेस सॉल्युबल है। ये सीक्वेंस से रखा गया है। और इसको जो है एनसीईआरटी में देखेंगे आप, तो इसको जो है निकाला गया है KH के बेस पे। KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है। अभी हम लोग प्रेशर में पढ़ेंगे। तो KH के बेस पे इसको रखा गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो नाइट्रोजन क्या है? इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लेस सॉल्युबल है वाटर में। ड्यू टू, रीजन क्या है? ड्यू टू वीक वान डेर वाल फोर्स। इसका वान डेर वाल फोर्स कैसा है? काफी वीक होता है, इसलिए क्या होती है? इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। और जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है आपके पास, जैसे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर हाईली सॉल्युबल इन
आर हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल कैसा है ये? हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है? ये हाईली सॉल्युबल वाटर होते हैं। हाईली सॉल्युबल इन वाटर रीजन क्या है कि ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विथ O2 H2O, तो क्या बनाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना दिया। दूसरा क्या है? जैसे SO2 है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बना। थर्ड आपके पास क्या है? जैसे यहां पे अमोनिया है, तो NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या होते हैं? रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ही सीधे समझिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की। अगर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन विंटर देन समर। जैसे जितने भी जैसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं? मोर कंफर्टेबल होते हैं विंटर सीजन में देन समर। गर्मी सीजन से ज्यादा बेटर फील करते हैं वो विंटर सीजन में। उसका रीजन क्या होता है कि इन विंटर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर विल बी मोर, मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है O2 की। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर कैसा होता है? एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वहां सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसी होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ एनिमल होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं विंटर सीजन में देन समर में, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखा गया है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? प्रेशर है। और प्रेशर पे काफी बड़ा लेक्चर होगा हमारा, तो इसको प्रेशर में जो है हेनरी लॉ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले आप ये नोट करिए, फिर प्रेशर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेशर करते हैं हम लोग कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट फैक्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो प्रेशर है, जिसकी बात हम कर रहे थे आपसे कि जिसमें हेनरी लॉ आएगा। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे। वो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। तो क्या होता है यहाँ पे? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑन गैस। क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो प्रेशर ऑन गैस, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी लिक्विड में। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है ये। जैसे ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सभी का क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। और इसको क्या करते हैं? यहाँ पे इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया गया है और यहाँ पे लिक्विड है। तो अगर W1 ओनली है, एक पिस्टन है, मतलब वेट सिर्फ W1 है, एक पिस्टन लगाया गया, तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन दूसरे केस में क्या देखा गया कि अगर यहाँ पे इसका वेट बढ़ा दिया गया W1, W2, W3, तो क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन पे था, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। तो इससे ये क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, प्रेशर ऑन गैस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब हम क्या होगा? गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, हेनरी द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव रिलेशन, कैसा रिलेशन बताया? क्वांटिटेटिव रिलेशन। हेनरी ने कौन सा रिलेशन दिया था? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था। किसके बीच में? बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हेनरी द फर्स्ट give a quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent is known as हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बताता है? हेनरी लॉ क्या है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया था हेनरी ने, और किसके बीच में? बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट।
इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी लॉ। आगे क्या है इनका एक्चुअल पे क्या स्टेट लाइन दिया था इन्होंने, द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. जो गैस की सॉल्बिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर ऑफ द गैस के है। गैसेस सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है, और हमारा यहाँ पे जो लिक्विड क्या है, एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। तो बी कंप्रेस, इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैसेस होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, क्या देते हैं, प्रेशर, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है। यहां पे इससे फार्मूला आया आपका निकल के कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, यही चीज तो लिखी गई यहां पे ना, कुछ नया नहीं है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। अब क्या है, देखिए यहां पे ध्यान देना, ये तो जो फार्मूला हमारा निकल के आया यहाँ पे हेनरी लॉ फार्मूला है, निकल के आया हेनरी लॉ, क्या है, हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो अगला फार्मूला हमने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आप क्या करिए, पलट दीजिए। इस फार्मूले को आप क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे। पलटने का मतलब ये है कि इस पोर्शन को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। देखिए यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इट मींस कि जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। इट मींस P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड, ये P को इधर ले आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एबव लिक्विड होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गैस इन लिक्विड के जो होता है किसके, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इसका मतलब क्या है, ये समझिए बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल फार्मूला आपका यही है और रियल डिफिनेशन भी आपकी यही, लिखेंगे दोनों, गलत कोई नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे क्या, लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर जो यहाँ पे गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का होगा, उतना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर, उतना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा। समझ रहे बात को, फिर से समझिए इस बात को, क्या है कि लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन गैस इन लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस होगा, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, उतना ज्यादा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा। ठीक, तो एक्चुअल डिफिनेशन इसकी ये है, जितना ज्यादा लिक्विड मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड का उस गैस के, उसके अंदर, उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर उस सरफेस के ऊपर होगा। आगे क्या है कि जो P इक्वल टू है KH एंड मोल फ्रैक्शन, तो P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस है, फिर KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। इन्होंने अपने नाम पे ही क्या कर दिया, इसको हेनरी कांस्टेंट बना दिया, हेनरी का नाम था और उन्होंने इसको KH हेनरी कांस्टेंट कर दिया। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसे नोट करिए आप। अब देखते हैं कि मतलब ये जो KH है इसका क्या रोल है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, KH क्या फैक्टर है, क्लियर, इसको नोट करिए। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। यहां पे हमने बताया था आपको क्या है कि P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन, तो KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है,
हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, और एक चीज देखना, केएच जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यूनिट ऑफ केएच सेम यूनिट एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां से निकालेंगे यूनिट इसकी केएच की। देखिए मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, अब पी किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केएच के है, तो जो पी की यूनिट होगी वही किसकी होगी, केएच की होगी। जो इस प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी होगी, केएच की यूनिट होगी। तो क्या है, यूनिट ऑफ केएच सेम यूनिट एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर एटीएम बार एमएम ऑफ एचजी। आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट वी फाइंड केएच। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो यहाँ पे केएच को निकाला गया। क्या है कि जो केएच है ये पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसके बीच में एक ग्राफ बनाया गया। तो यहां पे क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना। कैसा बना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना। और यहां पे जो ये लाइन है स्लोप आए, इसको टेन ये थीटा है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और इसको रखा गया प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू केएच। आगे ये प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट माना गया। क्या मान लिया गया, प्रेशर को अगर कांस्टेंट मान लिया गया तो केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। केएच कुछ फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है। किस पे केएच डिपेंड करेगा, पहला है जैसे केएच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। केएच डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है और लिक्विड कैसा है। फॉर डिफरेंट गैस केएच विल बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो केएच विल बी क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है आपको, जैसे हीलियम गैस है, H2 गैस है, तो इसका डिफरेंट केएच है, इसका डिफरेंट केएच है। तो ये फैक्टर है कि फॉर डिफरेंट गैस तो केएच विल बी डिफरेंट। फॉर सेम गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट तो केएच विल बी डिफरेंट। फॉर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर सेम गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे यहां पे सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। तो अगर वाटर में हाइड्रोजन की केएच 70 है, वाटर एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो अगर केएच की वैल्यू यहां पे क्या है, 70 है हाइड्रोजन की, तो अगर सॉल्वेंट चेंज हो जाए तो केएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर सेम गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट तो केएच विल बी डिफरेंट। फॉर सेम गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट तो केएच विल बी डिफरेंट। जैसे ही गैस सेम होगी लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो केएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। केएच फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20 डिग्री या 298 केल्विन। यहां पे रखा गया, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं जहां से मैंने लिखा है इसको। केएच के बाद दी गई है गैसेस है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन। और यहां पे देखिए जिसकी केएच सबसे ज्यादा, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये 144.97 है, सबसे ज्यादा केएच इसकी है। तो यहां पे क्या है, दैट इज इनसॉल्युबल है, सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, या इनसॉल्युबल इसको कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी वैल्यू लिखी गई सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो केएच क्या है, इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई इसकी, डिक्रीज कर गई। तो यहाँ पे देखो केएच क्या है, बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गई, कम हो गई। दूसरे देखिए यहाँ पे ये सब के केएच कम है, और यहाँ पे सबसे कम केएच किसका है, इसका है मीथेन का, तो मोर सॉल्युबल है। तो ये केएच ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, ठीक। तो इसके बेस पे क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल दी गई। अब इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ जो है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है जिसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर से रिलेटेड। जो प्रेशर हमारा है फैक्टर है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, ठीक। तो इसके रियल लाइफ के एग्जाम्पल कुछ है, क्या क्या दिए गए हैं। पहला हमारा है जैसे टू इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन H2O। जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडा बॉटल फिश
व्हेन ओपन। सोडा बॉटल को जैसे ही ओपन करते हैं तो क्या होता है, झाग निकलता है। एक कोल्ड ड्रिंक को जैसे ओपन करते हैं क्या होता है, तुरंत झाग निकलता है। तो ये क्या होता है, सोडा बॉटल फिश व्हेन ओपन। तो सोडा ड्रिंक एंड सोडा बॉटल आर सील्ड एट हाई प्रेशर, क्योंकि जब इसको पैक किया जाता है तो उसका प्रेशर कैसा होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। और हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ओनली 1 atm होता है। तो बॉटल जब सील्ड होती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर, जैसे CO2 पैक, बॉटल में CO2 गैस को हाई प्रेशर पे पैक किया गया और उस समय उसका प्रेशर माना गया कि इसे 1 atm से ज्यादा ही होगा, 2.5 atm या 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट जब बॉटल को ओपन किया गया, क्या किया गया, ओपन, बॉटल ओपन किया गया तो एट 1 atm प्रेशर फॉल्स। जैसे ही इसका ओपन किया गया प्रेशर क्या हो गया, तुरंत डिक्रीज किया, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, प्रेशर जो हुआ इसका डिक्रीज किया, प्रेशर फॉल हुआ और किस पे आ गया, 1 atm पे, क्योंकि 1 atm क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आफ्टर दैट CO2 सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज, जो CO2 की क्या है सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर गई और CO2 क्या कर गई, फिज आउट, CO2 तुरंत झाग की तरह क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये होता है हमारे रियल लाइफ से एग्जाम्पल, जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस का है, जो डिपेंड किस पे करती है, प्रेशर पे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एनॉक्सिया डिजीज। क्या है, एनॉक्सिया डिजीज है। तो ये एनॉक्सिया डिजीज कब होती है, जैसे जब कहीं अगर आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं हिल एरिया पे जाते हैं, जैसे आप उत्तराखंड चले गए, नैनीताल चले गए, ठीक, तो जैसे पहाड़ी एरिया पे चले गए आप, क्या है एक टेरिस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा ऊपर चले गए तो पहाड़ी एरिया पे, तो वहां पे हिल एरिया पे जाएंगे, क्या होगा, वहां पे एक मेंटल कंफ्यूजन टाइप का डिजीज होता है, मेंटल कंफ्यूजन या टायर्डनेस। जैसे व्हेन यू हाई एल्टीट्यूड, ये दिखाया गया, मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप है मतलब काफी ऊंचे पे हैं, ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड, तो क्या हुआ कि जो प्रेशर फॉल, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस फॉल, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे आप तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो प्रेशर कैसा होता है हमारा 1 atm प्रेशर, तो वो प्रेशर 1 atm से धीरे धीरे डाउन होगा हाई एल्टीट्यूड पे। तो क्या होगा, प्रेशर फॉल, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस फॉल, देन लेस सॉल्बिलिटी ऑफ O2 गैस इन ब्लड सॉल्वेंट। ब्लड में क्या होगा कि O2 की सॉल्बिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी आप क्या होगी, ऑक्सीजन की उसमें डिक्रीज करेगी, तो वहां पे क्या होगा, आपको मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, ये सब चीजें आ सकती है, जो हमारे रियल लाइफ से एग्जाम्पल है। एंड लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, डीप सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में क्या होते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं, गोताखोर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उस सिलेंडर में उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उनको प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और क्या अगर प्रिकॉशन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या है यहाँ पे, जैसे डीप सी डाइवर, जैसे यहाँ पे लिखा कि सिलेंडर डाइल्यूट विथ हीलियम, सिलेंडर के साथ क्या प्रेजेंट है, सिलेंडर में यहाँ पे डाइल्यूटेड हीलियम है, हीलियम गैस है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया, यहाँ पे डीप है, डीप पोजीशन पे है समुद्र में, और यहाँ पे ये गोताखोर है, ठीक है, डाइवर्स है, ठीक। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये अंदर गए सिलेंडर को लेकर के, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये बाहर आते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि आफ्टर दैट व्हेन द डाइवर्स कम टूवर्ड्स, व्हेन द डाइवर्स कम टूवर्ड्स सरफेस, तो द प्रेशर ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। फिर से देखिए, यहां पे जब नीचे जाएंगे तो नीचे जाने से क्या होता है कि प्रेशर जो होता है हमारा इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर मोर डिजॉल्व इन ब्लड, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो क्या होगा, ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, किसमें, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे एक 1 atm है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो उस प्रेशर पे जितना डिजॉल्व होती है O2 एंड N2 इन ब्लड में, उससे ज्यादा ये डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब नीचे जाएंगे हम, डीप में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। पढ़ चुके हैं पीछे इन लिक्विड, तो आपका सॉल्वेंट क्या है, ब्लड है, तो क्या प्रेशर इंक्रीजेस तो देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर मोर डिजॉल्व इन ब्लड। आगे देखिए क्या होगा, आफ्टर दैट व्हेन द डाइवर कम टूवर्ड सरफेस द
जब ये निकल के आएंगे, बाहर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, तो क्या होगा, द प्रेशर डिक्रीज, तुरंत प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डीप में थे प्रेशर बढ़ गया था। अब क्या ऊपर आए तो प्रेशर क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज किया। तो द रिलीज द डिजॉल्व गैस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो जो गैसेस डिजॉल्व थी, ऑक्सीजन एंड O2, प्रेशर बढ़ा था तो ज्यादा डिजॉल्व हो गई थी, तो क्या होगी, वो तुरंत गैसेस क्या होंगी, रिलीज कर जाएंगी, वो ब्लड से क्या होंगी, बाहर आने लगेंगी। दिस रिलीज टू द डिजॉल्व गैसेस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल। और वो किसका फॉर्मेशन करेंगी, बबल्स का फॉर्मेशन करेंगी ऑफ नाइट्रोजन। तो गैसेस के क्या बनेंगे, बबल्स बनने लगेंगे इन द ब्लड। तो दिस ब्लॉक कैपिलरीज, और ये क्या कर सकती है, कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है। जो आर्टरीज वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, उसको क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। एंड क्रिएट मेडिकल कंडीशन नोन एज, एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट कर देती है जिसका नाम है बेंड्स। बेंड्स उसका नाम है। अगर ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एक मेडिकल कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग बेंड्स, विच आर पेनफुल, कैसा होगा, फील पेनफुल होगा, एंड डेंजरस टू लाइफ, लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है और पेनफुल हो सकता है। ठीक, तो इसको अवॉइड कैसे करें, टू अवॉइड बेंड्स। तो द टैंक यूज्ड बाई स्क्यूबिया डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो क्या करेंगे, आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ, जो सिलेंडर होता है उसमें कैसा एयर होगा, हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। इसका जब कंप्लीट ये डाइल्यूटेड होता है तो इसके चांसेस कम बनते हैं। ठीक, तो ये जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। और आज हम लोगों ने सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा, और उसके सारे फैक्टर पढ़ा। उसके मेन फैक्टर थे, टेम्परेचर थे, प्रेशर थे, ये सब पढ़ा। तो सॉल्वेबिलिटी आप पहले सॉलिड पढ़ा, फिर सॉल्वेबिलिटी आप गैसेस पढ़ा, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आया हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसका खाली एक टॉपिक थोड़ा सा बच रहा है जिसको हम बता दे रहे हैं कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो इसको नोट करिए आप, फिर इसके एप्लीकेशन बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ आपको एप्लीकेशन नहीं, क्या है, लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, कुछ 2-4 पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। पहला हमने लिखा कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड शुड बी लो। जो गैस की सॉल्वेबिलिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इसमें लिक्विड में या सॉल्वेंट में। क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाता है तो सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसकी सॉल्वेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, गैस की थोड़ा लो होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड, द गैस शुड नॉट बी रिएक्ट टू लिक्विड। जो गैस हम लोग ले रहे हैं उसमें डिजॉल्व करने के लिए उस लिक्विड, और लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। तो उससे वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ गैस, द डिसोसिएशन और association of gas, the dissociation or association of gas in liquid should not take place. In liquid should not take place। मतलब इसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक ही साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो।
जैसे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो क्या है, जैसे सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या किसके होता है, टेम्परेचर के होता है, कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इतना भी कम ना हो जाए कि सॉल्बिलिटी बंद हो जाए, सॉल्बिलिटी ही ना हो, ठीक। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पे सॉल्बिलिटी दिया गया, क्लियर। तो क्या हो जाए, शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, इतना ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट बी टेक्स प्लेस, मतलब जो आपका जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इसमें देते हैं, जैसे हमने लिया क्या है, HCl गैस, क्या है, HCl गैस है। अब ये वाटर में आया, क्या आया, वाटर में, तो ये बन गया HCl हमारा एक्वेस बन गया, कैसा बना, एक्वेस। अब ये क्या हुआ, एक्वेस होगा तो ये H+ एंड Cl- में टूट गया, तो इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हुआ, क्या हुआ, ये डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो हमें इस टाइप का ध्यान रखना है कि इस टाइप की गैसेस नहीं लेनी है कि जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने लगे। इसके पहले एक था, गैस शुड नॉट बी रिएक्ट टू लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अमोनिया गैस लिया, क्या ले लिया, अमोनिया गैस ले लिया। अमोनिया ये गैस के फॉर्म में है, ये वाटर में गया सॉल्वेंट में, तो ये बना लिया क्या, NH4OH बना लिया, क्या बनाया, NH4OH। अब ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पे द गैस शुड नॉट बी रिएक्ट टू लिक्विड सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉल्वेंट जो है इससे रिएक्ट कर गई, क्या कर गई, रिएक्ट कर गई, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये इसका डिसोसिएशन भी हो सकता है NH4+ और प्लस OH- के फॉर्म में। तो ये सब कंडीशन है, ये सब लिमिटेशंस होती है, जो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ के अंडर में आता है। पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट बी लो, द गैस शुड नॉट बी रिएक्ट टू लिक्विड सॉल्वेंट, रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट बी टेक प्लेस, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको कंप्लीट पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन जरूर डालिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।